morning, sir. Welcome you all on your beautiful channel, Physics Junction. Dear students, since we were with our optics series and here we are with the lecture number 6, so let's have a look what we're gonna discuss in this lecture. So here we are with our first case, that is, what will be the effect on reflected ray if we rotate our incident ray. Okay, let's see. अगर ये इंसिडेंट रे है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रे होगा, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सिंस की एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए अगर मैंने इसे अल्फा लिया तो ये भी अल्फा. और दूसरी बात, मिरर हमारा जो है उसे थोड़ा सा भी हम लोग कुछ भी मूवमेंट नहीं करा रहे हैं, यानी इन दिस वेरी केस वी आर टेकिंग दैट कि मिरर हमारा स्टेडी रहेगा, बिल्कुल स्थिर है, उसे रोटेशन नहीं कराना. रोटेशन किसे कराना है, इंसिडेंट रे को. हमें ये रे को ऐसे ऐसे रोटेट कराना है और ये देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ता है मिरर को स्टेडी रख करके. अब अगर मिरर स्टेडी है तो एक चीज तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि सर नॉर्मल भी हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो मिरर के ठीक परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल जो होता है वो हमारा मिरर के ठीक क्या होता है, परपेंडिकुलर. सपोज दैट दिस इज मिरर, देन नॉर्मल इज द वर्ड. नॉर्मल मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, तो मिरर के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी को नॉर्मल कहते हैं. अगर ये मिरर ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तभी ना ये नॉर्मल में कोई चेंजिंग आएगी. अगर ये नॉर्मल इसी तरह से स्थिर है मतलब क्या कि मिरर हमारा रुका हुआ है. तो चलिए यहां से एक चीज हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि नॉर्मल चेंज नहीं होने वाला. इंसिडेंट रे को चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे पर क्या असर पड़ेगा. तो मैंने पहले यहां पे नेमिंग कर लिया कि ये हमारा ओल्ड इंसिडेंट रे, ये हमारा ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा एक्स वाई मिरर, और ये हमारा ओल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये ओल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम लोग इसको रोटेट कराते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है. नाउ ऑन रोटेटिंग, अगर मैंने इस इंसिडेंट रे को इस तरफ कुछ रोटेट कर दिया, लेट अस सपोज मैंने इसे रोटेट कर दिया कुछ एंगल थीटा, और ये जो हमारा नया वाला इंसिडेंट रे है वो कुछ यहां आ गया. लेट अस सपोज कि मैंने इसे कितना रोटेट कर दिया, मैंने इसे थीटा डिग्री रोटेट कर दिया. तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे पर क्या असर पड़ने वाला, ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं आई डैश. दिस आई डैश इज व्हाट, आई डैश इज आवर न्यू इंसिडेंट रे. न्यू इंसिडेंट रे. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी किसी तरीके से अब कहां पे जाएगा वही हम लोगों को पता करना है. तो चलिए देखते हैं. सिंस की इंसिडेंट रे अब हमारा ये वाला है और नॉर्मल ये वाला है, तो हमारा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस अब जो आने वाला है वो क्या ये वाला होगा, यस और नो. ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो पूरा आप देखिए, पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर, अल्फा प्लस थीटा. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को ये मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसके अकॉर्डिंग अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा वो भी हमारा अल्फा प्लस थीटा होने चाहिए. यानी कि अगर यहां पे रिफ्लेक्टेड रे है तो इसे भी कुछ रोटेट करना चाहिए ताकि ये अल्फा प्लस थीटा के जगह पर पहुंच जाए. सपोज मैंने इसे मान लिया ये कुछ इस तरीके से चला गया, ठीक है. तो यहां पे देखिए ये मैं कह रहा हूं कि रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला कौन सा रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे. दिस वन इज आवर न्यू रिफ्लेक्टेड रे. न्यू रिफ्लेक्टेड रे. तो अब यहां पे ये पूरा का पूरा एंगल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होने चाहिए, अल्फा प्लस थीटा. तो अब हमसे जो सवाल पूछा गया है ना कि रिफ्लेक्टेड रे पर क्या फर्क पड़ा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट हो जाती है. तो आप यहां से देख करके बताइए कि ये हमारा ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा न्यू रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है
कितने के बराबर आपको मिल रहा है? ये एंगल सर हम लोगों को कितने के बराबर मिलेगा? पूरा का पूरा अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? थीटा। यानी कि नई वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो थीटा डिग्री के एंगल से घूम गई। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया? वी कंक्लूड दैट कि amount of angle of rotation of incident ray as well as reflected ray is same, but क्या चेंज हो गया यहां पर? यहां पे चेंज हो गया सर इसका सेंस ऑफ रोटेशन। आप देखिए यहां पे मैंने कहा कि इंसिडेंट रे को थीटा एंगल रोटेट कराना है। किस डायरेक्शन में हमने रोटेट किया? इंसिडेंट रे को अगर देखा जाए तो ये थीटा डिग्री रोटेट किया इन व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम लोग बात करें, रिफ्लेक्टेड रे की, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा अमाउंट ही घूमा, बट इन द डायरेक्शन क्या चीज? क्लॉकवाइज। इन द डायरेक्शन क्लॉकवाइज मीन्स वी कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट if incident ray is rotated by an angle theta, then if incident ray is rotated by an angle theta, then reflected ray gets rotated by an angle minus theta. Minus is what? Minus for only the sense of rotation. It represents the sense of rotation, that is opposite to this one. That is, if I is equal to theta, then R is equal to minus theta, and this minus sign represents the sense of rotation. It is not that it is representing something else. Okay, it is representing what? It is representing the sense of rotation. कि अगर ये थीटा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ये थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी एंड वाइस वर्सा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक एन एग्जांपल लाइक दिस। If this one is an incident ray making an angle of incidence 60 degree with the normal, and if it is rotated by an angle 20 degree, then your question is what will be the angle between old and new reflected ray. Also find the angle between the new reflected ray and the normal. Whatever can be asked here. तो चलिए देखते हैं, इसमें काफी आसान है। हम लोगों ने यहां से क्या देखा कि जितने डिग्री इंसिडेंट रे को घुमाएंगे उतने ही डिग्री रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी, बट दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो अलग हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग कि अगर 20 डिग्री मैंने इसे यहां पे घुमा दिया, ये कुछ यहां पहुंच जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। 20 डिग्री घुमाने के बाद ये कुछ यहां पे आ जाएगा। दिस एंगल इज 20 डिग्री। तो कंसेप्ट क्या है कि 20 डिग्री अगर इसे रोटेट किया तो अब जो एंगल बना वो कितना है? 80 डिग्री। तो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे को भी नॉर्मल के साथ कितना बनाना चाहिए? 80 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला पहले कितना था? पहले 60 डिग्री था, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ऐसे भी रे डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है। यहां पे हम लोग जो है डायरेक्टली भी अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे अगर 20 डिग्री घूम रही है किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 20 डिग्री घूम जाएगी किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्टली वी कैन से दैट। ओके, तो यहां से एक और चीजों को माइंड में हम लोगों को रखना है। वो क्या चीज है कि नॉट ओनली द एंगल
केवल और केवल एंगल, यानी इसको केवल डिस्प्लेस करने की बातें नहीं है, ठीक है, कि मैंने इतने के एंगल से इसको रोटेट किया, कितना अमाउंट ऑफ एंगल ये घूमा। अगर मैं यहां पे ये बोलूं, इफ यू ऑल would have studied in class 11th about the angular displacement, about the angular velocity, क्योंकि बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको इसी रोटेशन के चीजों को, यानी रोटेशन ऑफ मिरर के चीजों को, आपको रोटेशनल मोशन यानी कि जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था उसी के कुछ कुछ एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि नीट 2017 में ठीक इसी के ऊपर रोटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादातर हमारा इसी का कॉन्सेप्ट यानी रोटेशन ऑफ मिरर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक और चीज क्या, कि सपोज दैट इफ वी आर रोटेटिंग दिस इंसिडेंट रे विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घूम जाएगी, बट द सेंस ऑफ रोटेशन विल बी कितना, ऑपोजिट। सेंस ऑफ रोटेशन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट। कंडीशन यही है, चाहे वो डिस्प्लेस करे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका थीटा हो जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे के भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएंगे, और एंगुलर वेलोसिटी अगर इंसिडेंट रे का ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी ओमेगा हो जाएगा, बट इन ऑपोजिट सेंस। ऑलराइट, ओके, सो हियर इज वन क्वेश्चन ऑन दिस वेरी केस, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसके ऊपर देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हम लोगों को बोल रहा है, क्या इसमें पूछा गया है और कैसे इसे फाइंड करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप एक बार पढ़ करके इसे खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए, बोला गया इसमें कि इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then find the linear speed of the light spot. First of all, let me tell about the question. This is a circular और spherical screen, कुछ भी आप ले सकते हो। ये एक सर्कुलर स्क्रीन है जिसमें कि इसके डायमीटर के ऊपर ये मिरर रखा हुआ है, और मिरर के बिल्कुल सेंटर, मिरर के सेंटर नहीं बल्कि ये जो हमारा सर्कुलर स्क्रीन है इसके ठीक सेंटर पे इंसिडेंट होती है मिरर पर इंसिडेंट रे। कोई यहां से सोर्स है, सपोज दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, इस जगह से ये इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे ये इंसिडेंट होके ये मिरर से टकराई और फिर ये यहां पर चली गई और इस जगह पे एक सर्कुलर स्क्रीन लगा हुआ है, तो यहां इसके लाइट का स्पॉट बना। ओके, नाउ वी आर आस्क्ड कि अगर इसे हम लोग ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं, सपोज दैट ऐसे अगर इसको घुमाते हैं इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे अगर हम लोग घुमाते हैं तो क्या इसके लाइट स्पॉट पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो किधर जाएगा, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज कि इसके लाइट स्पॉट का वेलोसिटी क्या होगा, कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ऑलराइट, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? नाउ ट्राई इट वंस, ओके, एंड आई विल बी सॉल्विंग इट राइट नाउ। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें करना क्या है सर, सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर ऐसा कोई सर्कल पे एक पार्टिकल है, अगर इसका जो रेडियस है ये हम लोगों का r के बराबर है, और इसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा v, वो हमारा कितने के बराबर होता है, r ओमेगा। यानी कि अगर ये हम लोग बोले कि सर्कुलर मोशन में ये जो पार्टिकल चल रहा है इसके एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितने हैं, ओमेगा के बराबर, तो यहां पे हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो है लीनियर वेलोसिटी वो कितने के बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। कैसे आया सर, तो इसके लिए तो सर्कुलर मोशन आप लोग पढ़े हुए होंगे क्लास 11th में, एंगुलर और लीनियर मोशन के बारे में, तो वहां से आप लोग ज्यादा इसको समझ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो क्लास 11th की जो सर्कुलर मोशन की मैं वीडियो डालूंगा यहाँ पे चैनल पे, आप उस पे जा करके देखिए और वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ऑलराइट, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहां पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करना है हम लोगों को, दे दिया गया है कि ये R है और ये लाइट स्पॉट है। अब आप हमको बताइए कि अगर इंसिडेंट रे को हम लोगों ने रोटेट कर दिया ओमेगा, रोटेट किया विद एन एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा,
तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर जाएगी विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी कि हम अगर यहां पे बोले कि I इज इक्वल टू, अगर ओमेगा हमारा I का जो है रोटेशन, अगर ये ओमेगा घूमता है तो R भी हमारा ओमेगा ही घूमेगा बट इन ऑपोजिट सेंस। ठीक है, यहां भी ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा ऑपोजिट सेंस में है। ऑलराइट, तो अब हम लोगों को यहां पे ये देखना है कि अगर ये लाइट स्पॉट भी इधर घूमेगा, तो जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे अगर इधर घूमी तो लाइट स्पॉट भी इधर चलेगा, यानी ये कैसा मोशन करेगा इसका लाइट स्पॉट, सर्कुलर मोशन। और कहां तक कर पाएगा, यहीं तक कर पाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे को ज्यादा से ज्यादा हम यहीं तक ना लेकर के आ सकते हैं। इसके इधर जैसे ही लेकर के आओगे तो क्या होगा, इंसिडेंट रे जो है हम लोगों का वो क्या होने लग जाएगा, इंसिडेंट रे किस पर पड़ने लग जाएगा, ये पड़ने लग जाएगा हमारे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां पे सोर्स को हम यहां घुमा रहे हैं, सोर्स को हम यहां पे हिला रहे हैं एक जगह से, ऐसे इधर लेकर के आए तो इसका लाइट स्पॉट भी इस तरफ गया। ये कितने के लीनियर वेलोसिटी से जाएगा, यही सवाल है। तो हम लोगों को पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v r एंड ओमेगा, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि दिस वन विल बी v इक्वल टू r ओमेगा। इनफैक्ट यू कैन से इट v इक्वल टू माइनस r ओमेगा। माइनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट सेंस को। ठीक है, ऑपोजिट सेंस, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे घूम रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी। जितने से ये घूम रही है उतना ही के एंगल से और साथ ही साथ उतने के ही वेलोसिटी से भी। तो सोर्स हमारा यहां पे नीचे की तरफ इस तरफ आ रहा है, और हमारा जो ये स्पॉट है वो इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है। कहां तक ये आ सकता है, हमारा ये सोर्स ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर ही रहेगा, तभी तो यहां पे इसके इमेजेस बनेंगे। अदरवाइज ये सोर्स अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो इससे निकलने वाले सारे के सारे जो रेज होंगे वो कहां पे पड़ने वाले हैं, मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड्स पर, जिसका कि इमेज नहीं बनेगा। इसलिए इमेज जो है वो यहीं तक बनेगा, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये भी ओमेगा से घूमेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग लाइट स्पीड का जो लीनियर स्पीड है वो v इक्वल टू r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि फिजिक्स जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आप जैसा कि पहले से ही जानते हैं, तो कोई भी चैप्टर का इस्तेमाल किसी भी चैप्टर में करके क्वेश्चन को अच्छा बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप ये नहीं देखना है कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाई करने हैं। इससे ये होगा ना कि आप किसी एक सेक्शन से जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अगर दूसरे किसी सेक्शन का इस्तेमाल आ रहा है और उसे अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर आप उसके क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बना सकते। इसीलिए बच्चों हम लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़नी है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? तो होप कि ये क्वेश्चन बनाने में आपको काफी अच्छा लगा होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि केस नंबर 2, यानी मिरर के रोटेशन से। अभी तक क्या था केस हम लोगों का कि इंसिडेंट रे का रोटेशन कर रहे थे, मिरर को फिक्स रख रहे थे। अब मिरर का रोटेशन करेंगे, इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे। तो क्या केस होने वाला है और उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे। ओके, हियर वी आर विद द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। इसमें क्या बोला गया कि इफ वी रोटेट मिरर, if we rotate this mirror by keeping this incident ray constant or steady, what will be the change in this reflected ray? So let's see what happens. First of all, this one is our mirror xy. On rotating it by angle, on rotating it by an angle theta. Okay, first of all, let us take the angle of incidence as well as angle of reflection. Initially what was the case? Okay, कि इनिशियल कंडीशन क्या था हम लोगों का, इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या थे, और बाद में ऐसा कुछ करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे पर क्या असर पड़ता है। तो इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle I is equal to how much? Take it as this one is our old normal, n is our old normal,
ओल्ड नॉर्मल के साथ ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है उसे मान लेते हैं थीटा, और ओल्ड नॉर्मल के साथ इस रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है उसे मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, थीटा। ओके, सो नाउ कंडीशन ये है कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, मिरर को रोटेट करना है। ओके, टेक इट एज अल्फा। ओके, now this mirror is rotated by an angle theta, in which direction? Clockwise. Means theta is rotated in clockwise direction. Then what will be the effect on this reflected ray? So if this mirror is rotated, then its normal will also rotate. Normal भी इसके rotate कर जाएंगे ना। अगर ये मिरर को मैंने थीटा के एंगल से घुमा दिया तो बताओ ये वाला नॉर्मल भी तो थीटा के एंगल से घूम जाएगा, ये वाला जो नॉर्मल है ये भी थीटा के एंगल से घूम जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? इफ दिस वन इज आवर मिरर एंड दिस इज द नॉर्मल, देन ऑन रोटेटिंग दिस मिरर दिस नॉर्मल विल आल्सो रोटेट। ऑलराइट, इफ दिस मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, देन दिस नॉर्मल विल आल्सो रोटेट बाय एन एंगल थीटा। सो कीपिंग दिस इन माइंड, we can write over here that normal is rotating by an angle theta. मिरर को अगर थीटा रोटेट किया तो नॉर्मल भी हमारा थीटा एंगल से घूम गया। नाउ द कंडीशन की नया वाला नॉर्मल ये है और नया वाला मिरर हमारा ये है। अब रिफ्लेक्टेड रे पर क्या असर पड़ा? तो नॉर्मल के साथ जो एंगल, हाँ इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग यहां पे लिख रहे थे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इनिशियली हमारा यानी कि पुराने वाले नॉर्मल के साथ कितना था? अल्फा। तो इनिशियली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना था? अल्फा। फाइनली अगर हम लोग देखें फाइनली तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फाइनल आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम न्यू नॉर्मल। नए वाले नॉर्मल के साथ देखिए क्या एंगल बन रहा है यहां पर, ये पूरा का पूरा एंगल, दिस एंगल इज थीटा and this one is theta, this is alpha and this one is theta, then whole angle will be alpha plus theta. yes or no? तो पूरा का पूरा एंगल अल्फा प्लस थीटा हो गया। अब बात यहां पे ये आती है कि फाइनली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा अल्फा प्लस थीटा है तो इसका मतलब ये कि फाइनली हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा प्लस थीटा ही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे अगर उस लॉ को अप्लाई करें तो बताइए r यहां पर है, क्या नया वाला जो r होगा वो हमारा कुछ यहां से और ज्यादा इधर टिल्ट कर जाएगा, यानी कि अब जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ये वाला होगा नए नॉर्मल के साथ, दिस वन विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसका वैल्यू कितने के बराबर? तो इसका वैल्यू हम लोगों का थीटा प्लस अल्फा के बराबर, यानी पूरा का पूरा वैल्यू आ गया थीटा प्लस अल्फा के बराबर। हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी, यानी दिस एंगल वी आर हियर टू फाइंड कि ये हमारा कितने के बराबर हुआ। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास जो कंडीशन है वो ये है कि पूरा का पूरा थीटा प्लस अल्फा, और ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसे निकालने के लिए अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोगों को ये एंगल अगर पता चल जाए, ये एंगल अगर मालूम पड़ जाए, तो ये पूरे के पूरे एंगल में से ये एंगल को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को ये एंगल मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पे ये एंगल निकालेंगे कैसे? ये एंगल निकालने के लिए आप देखिए, क्या ये पूरा का पूरा अल्फा और ये वाला थीटा, तो कैन यू से मी कि ये वाला जो एंगल होगा सर, ये वाला जो एंगल होगा सर, ये वाला दिस एंगल विल बी पूरा का पूरा अल्फा और ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस थीटा। यस और नो? ये हो जाएगा ना अल्फा माइनस थीटा, और ये पूरा का पूरा थीटा प्लस अल्फा। तो ये जो एंगल है आप लोगों का, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा, ये वाला जो एंगल है आप लोगों का, ये निकालने के लिए, यानी फॉर दिस वेरी एंगल व्हाट यू विल हैव टू डू कि थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। ओके, सो माइनस अल्फा माइनस व्हाट? थीटा। तो यहां से हमने देखा कि अल्फा एंड अल्फा गेट कैंसल आउट एंड थीटा प्लस थीटा बिकम्स 2 थीटा। यस और नो? यानी रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम गई? 2 थीटा के एंगल से घूम गई।
अगर मैंने इंसिडेंट रे को नहीं, मिरर को मैंने अगर थीटा डिग्री घुमाया, अच्छा किधर घुमाया था, क्लॉकवाइज, अच्छा ये इंसिडेंट रे किधर घुमा, ये भी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर मिरर को थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा के एंगल से घूम जाती है इन द सेम डायरेक्शन, ओके, बाय कीपिंग द इंसिडेंट रे कांस्टेंट और स्टेडी. So from here we conclude that if mirror is rotated by an angle theta in clockwise direction, then reflected ray will also get rotated in the same direction with an angle 2 theta. मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन दोनों के सेम होंगे, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एंगल है वो चेंज हो जाएगा, यानी थीटा के एंगल से मिरर घुमा तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे 2 थीटा के एंगल से घूम गए, ठीक है, दोनों के सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है रोटेशन के. ऑलराइट, तो इसे हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि सर केवल और केवल ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी भी इसके सेम हो सकते हैं. यानी कि हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर ये ओमेगा से घुमा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में तो ये हमारा 2 ओमेगा से घूमेगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में. ऑलराइट, यानी कि अगर ये हमारा कोई एक मिरर है, इफ दिस वन इज आवर मिरर एंड दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज नॉर्मल, तो यहां पे ये कहा गया कि अगर हम मिरर को थीटा से घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से घूम जाएगी. अगर हम इसे ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं तो ये भी 2 ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घूम जाएगी, यानी कि ट्वाइस द एंगल एंड ट्वाइस द वेलोसिटी. जो भी मिरर में हरकत होगा उसके वजह से हमारे रिफ्लेक्टेड रे में 2 गुना हरकत पाया जाएगा. ऑलराइट, तो आप लोगों को ये केस भी क्लियर हो गया, यानी कि इंसिडेंट रे का रोटेशन मिरर को अगर हम लोग स्टेडी रखते हैं तो कब क्या होगा, और मिरर का रोटेशन इंसिडेंट रे को स्टेडी रख करके, दोनों ही केसेस को हम लोगों ने पढ़े और दोनों से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर इंसिडेंट रे को रोटेट किया जाता है मिरर को स्टेडी रख करके तो हमारा जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है वो सेम. अगर इंसिडेंट रे को थीटा से घुमाए तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से ही घूमेगा, लेकिन उसके जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो अलग हो जाएंगे. अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. अगर इंसिडेंट रे ओमेगा से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ओमेगा से ही घूमेगा, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट हो जाएंगे. बट इन दिस केस जहां पे कि मिरर घूम रहा है और इंसिडेंट रे हमारे स्टेडी हैं, उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि अगर मिरर थीटा से घूम रहा है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम रहा है और सेंस ऑफ रोटेशन इसका सेम है. अगर ये ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी 2 ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घूमा इन द सेम डायरेक्शन. ऑलराइट, तो हमको लगता है कि अब आप लोगों के लिए ये चीज काफी क्लियर हो गया होगा. और आइए इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं एंड देन अब हम लोग कंबाइंड केसेस को पढ़ने वाले हैं कि मिरर और इंसिडेंट रे दोनों का अगर रोटेशन साइमल्टेनियसली हो तब हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्या हम लोगों का कंक्लूजन बनेगा. ऑलराइट, इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन और मैंने इसे इसलिए दिया कि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाए और ज्यादा अच्छे से कि मिरर को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा इंसिडेंट रे है. मिरर को मैंने 10 डिग्री रोटेट कर रखा है. किधर? मिरर को मैंने 10 डिग्री रोटेट किया. किस डायरेक्शन में? ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. तो 10 डिग्री इसका रोटेशन हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. तो बोला गया कि रिफ्लेक्टेड रे में कितना मूवमेंट आ जाएगा. तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा? 2 into 10 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे, देखो नॉर्मल जो है हम लोगों का, नया वाला नॉर्मल कुछ इधर चला जाएगा ऐसे, तो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ ऐसे चला जाएगा. यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने के बराबर आएगा? 20 डिग्री. ये किधर रोटेट कर गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. यानी कि जितना मिरर रोटेट करेगा उससे 2 गुना हमारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा इन द सेम डायरेक्शन. यानी इसके जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, सेंस ऑफ रोटेशन है, वो सेम होने वाले हैं. ओके,
और इंसिडेंट रे के केस में सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा होता था लेकिन एंगल बिल्कुल सेम रहता था। ये दोनों बातें हम लोगों को मालूम है। अब इसी के ऊपर देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया कि ये मिरर है, इस मिरर को हम कितने डिग्री से रोटेट करें, कितने डिग्री से इसे रोटेट करें ताकि हमारा जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये हॉरिजेंटल हो जाए या फिर वर्टिकल हो जाए। दोनों ही केस यहां पर दिए गए हैं। एक हॉरिजेंटल वाले केसेस को मैं सॉल्व कर देता हूं और वर्टिकल वाले केस को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, या दोनों में से मैं कोई भी एक केस को सॉल्व कर देता हूं, आप उसके बाद किसी भी एक केस को जो बचा हुआ है उसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें बताऊंगा कि और क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन हियर, और उसके बाद मैं इसे रब करता हूं, फिर इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा मिरर है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये हम लोगों का नॉर्मल। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट शुड बी द एंगल बाय व्हिच दिस मिरर शुड बी रोटेटेड सो दैट दिस रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए हॉरिजॉन्टल वाले केस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और फिर हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगा तो वर्टिकल भी आप लोग आसानी से बना ही लेंगे। चलिए फिर देखते हैं। अगर हम बोले कि रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल होना है तो फिर कंडीशन क्या है। हॉरिजॉन्टल तो सर दो तरीके से हो सकता है सर। एक तो हमारा हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे को इधर घुमाइए और इसे लेकर के आ जाइए यहां पर, यानी ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है। दूसरा हो सकता है सर कि इसे ऐसे घुमा करके लेके आइए और ये यहां पर इसको लेकर के आप आ जाइए, ये भी तो एक तरह का रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको घुमा करके, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही हुआ, ये भी तो हॉरिजॉन्टल हुआ। कौन सा सर, एनी वन ऑफ देम, किसी एक को भी आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पे सोचना यह है लेकिन कि अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे इधर चाहिए तो मिरर को किधर घुमाना पड़ेगा, और अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे इधर चाहिए तो मिरर को किधर घुमाना पड़ेगा। हम लोग सबों को यह मालूम है कि जिस डायरेक्शन में मिरर घूमती है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी घूमती है। जितने से मिरर घूमती है उससे 2 गुना एंगल से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है। तो अब यहां पे जो हमारा केस है वो ये है कि मिरर को किस तरफ रोटेट कराना है। अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्टेड रे इधर, तो बताओ क्या मिरर को भी घूमना पड़ेगा इधर। इफ दिस वन इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देन दिस शुड आल्सो गो इन क्लॉकवाइज सेंस, यानी मिरर को भी क्लॉकवाइज सेंस में जाने चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने मिरर को घुमाते हैं कुछ एनी आर्बिट्रेरी एंगल, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल से हम लोग इसे घुमाते हैं, पता करते हैं वो एंगल कितना होगा। सपोज दैट इसे घुमा दिया थीटा एंगल से और हमारा रिफ्लेक्टेड रे यहां पे पहुंच गया इस तरीके से। नया वाला नॉर्मल कुछ ऐसा हो गया, ये हमारा न्यू नॉर्मल। ऑलराइट, तो अब जो है हमें इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट कि आप हमें बताओ सर ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे को यहां आने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड रे को यहां पे आने के लिए हम लोगों को देखा गया कि ये 40 से ये 40, तो ये टोटल कितना 90, तो 40 तो ये 50, यानी 50 डिग्री से इसे रोटेट करना पड़ेगा। अब आप हमको ये बतलाइए कि रिफ्लेक्टेड रे को 50 डिग्री रोटेट कराने के लिए आप मिरर को कितना घुमाएंगे। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे आपका 50 डिग्री से घुमा है तो मिरर में जो रोटेशन होगा सर, मिरर के अंदर रोटेशन ये हमारा 50/2 यानी कि 25 डिग्री करेंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा, यानी इस तरीके से अगर करेंगे तो हो जाएगा। अब दूसरा चीज ये है कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ आने के लिए क्या कंडीशन है कि हमारा जो मिरर है उसको इधर घुमाना पड़ेगा, तो इधर कितना घुमाना पड़ेगा। अब आप हमको बतलाइए रिफ्लेक्टेड रे को इधर पूरा लाने के लिए कितना का एंगल घुमाना पड़ेगा। 40, 40, 80 और 80 के बाद अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये 50, तो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130। तो 130 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे को इस केस में रिफ्लेक्टेड रे को 130 डिग्री रोटेट करना है। इसके लिए मिरर को कितना रोटेट कराना पड़ेगा, सीधी सी बात है, कितना कराना पड़ेगा 65 डिग्री। ओके, और ये दोनों केस किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, और ये वाले क्या हो जाएंगे क्लॉकवाइज वाले। ऑलराइट, तो आई होप कि आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या
कि हम जो मिरर का रोटेशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका रोटेशन उतना ज्यादा नहीं हो जाए, उतना ज्यादा मिरर का रोटेशन नहीं हो जाए जिससे कि इंसिडेंट रे इसके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने लगे। तब तो इमेजेस ही नहीं बनेंगे, तब तो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे ही नहीं। ऑलराइट, तो जैसे कि अभी मिरर का रोटेशन है 25 डिग्री, तो हम लोगों को पता है कि यहां पे ये 40 डिग्री है, इसीलिए ये 25 डिग्री तक ये रोटेट कर सकता है। अब अगर इसी केस में हम लोगों को ऐसा बोल दिया जाता कि हमको रिफ्लेक्टेड रे के अंदर इतना रोटेशन चाहिए, या फिर हम लोगों को ऐसा बोल दिया जाता कि मिरर को हम जो है कहां से कहां तक रोटेट कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मिरर का जो रोटेशन होगा यानी थीटा शुड वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू हाउ मच, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 50 डिग्री। तो 0 से लेकर के 50 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल पर हम लोग मिरर को रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 50 डिग्री से ज्यादा के एंगल पर हम लोग मिरर को रोटेट कर दे रहे हैं तो फिर हम लोगों का यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नहीं मिल पाएंगे। ऑलराइट, तो ये चीज हम लोगों को दिमाग में रखना है, और अगर इधर भी घुमा रहे हैं तो ये भी चीजों को हम लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग मिरर का रोटेशन करें ताकि इंसिडेंट रेज जो हैं वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पर नहीं पड़ने चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी बात इस केस में भी अगर देखते हैं हॉरिजॉन्टल के बाद अगर हम लोग वर्टिकल में भी देखते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में आपने देखा एक ये था, दोनों ही केसेस को सॉल्व करना काफी आसान है। आप ये दिमाग लगाइए कि अगर रिफ्लेक्टेड रे को हमको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो रिफ्लेक्टेड रे को पुराने रिफ्लेक्टेड रे से कितना घुमाना पड़ेगा, ये अगर आपको पता चल जाता है तो फिर आप मिरर का रोटेशन, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है कि मिरर अगर थीटा घुमा तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी कितना घूम जाएगा, 2 थीटा घूम जाएगा। तो उसी तरीके से बच्चों यहां पे वर्टिकल वाले केस में भी है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल घुमाना है तो कितना रोटेट कराना पड़ेगा 40 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग मिरर को आप रोटेट कराइए, देखिए कितना आपको रोटेशन कराना पड़ेगा। और इन चीजों को ध्यान से आप लोग सॉल्व आउट कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको प्रोसेसेस पता है कि अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको पूछना है फिर से, और उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं अपने असाइनमेंट में भी डाला हुआ हूं, तो वहां भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, काफी सारे यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड और रोटेशन ऑफ मिरर से रिलेटेड, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस से रिलेटेड, डेविएशन ऑफ मिरर से रिलेटेड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस में के भी जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से काफी ज्यादा मैच करेंगे कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर हमने रोटेट कर दिया तो देखिए इमेज भी रोटेट कर रहा है उसी तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सब सारे केसेस को हम करते जाएंगे तो आगे के केसेस हमारे लिए काफी आसान होते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे इसको जनरलाइज वे में समझ जाइए कि अगर ये थीटा डिग्री से घूम रहा है तो ये 2 थीटा से, अगर ये ओमेगा से घूमा तो फिर इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 ओमेगा से घूमेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में हम लोग। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं वो केस जिसमें कि मिरर भी घूम रहा है और इंसिडेंट रे भी घूम रहा है, यानी कंबाइंड केस, तब हमारे रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए और अगले टॉपिक पे स्विच करते हैं। सो वी आर विद आवर अनदर केस हियर, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मिरर और इंसिडेंट रे दोनों को रोटेट कर दिया जाए साइमल्टेनियसली तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे पर। तो आइए इसके ऊपर एक जनरलाइज क्वेश्चन लेते हैं। तो जनरलाइज क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोगों के पास एक जनरल रिजल्ट आ जाएगा जिसका यूज हम आसानी से करके फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया कि फिगर शोज अ प्लेन मिरर ऑन विच अ लाइट रे इज इंसिडेंट। ये एक प्लेन मिरर है M जिस पर कि लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है I। इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज टर्न्ड बाय थीटा I, अगर ये इंसिडेंट लाइट रे को थीटा I के एंगल से इधर टर्न कर दिया गया, किधर टर्न कर दिया गया, यानी कि थीटा I क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा I टर्न कर दिया गया, एंड द मिरर बाय थीटा M, मिरर को भी थीटा M घुमा दिया गया, किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो बोला गया कि फाइंड द एंगल टर्न्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे को कितना टर्न कराया गया, इंसिडेंट रे को सर टर्न कराया गया थीटा I क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मिरर को कितना टर्न कराया गया, मिरर को टर्न कराया गया थीटा M किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं कि रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो देखिए जैसे ही हम लोग इंसिडेंट रे को थीटा आई घुमाएंगे किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्मल से नजदीक आ जाएगा, नॉर्मल से ये नजदीक आ जाएगा। हम लोगों को दोनों ही केस को ब्रेक करके पढ़ना है, यानी कि इंसिडेंट रे को रोटेट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा और मिरर को रोटेट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर दोनों ही केसेस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां पर इंसिडेंट रे को अगर हम लोगों ने बताया कि इसे रोटेट करना है, सपोज दैट लाइक दिस, अगर ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के करीब चला जाए तो रिफ्लेक्टेड रे को भी इधर से करीब आना चाहिए, यानी इंसिडेंट रे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए, और जितना एंगल ये गया उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे को आने चाहिए। यानी इंसिडेंट रे के मुड़ने से, थीटा आई मुड़ने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रिफ्लेक्टेड रे जो है हम लोगों का वो भी कितना मुड़ जाएगा, थीटा आई ही मुड़ जाएगा सर, बट इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मिरर के थीटा एम मुड़ने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना मिरर टर्न करेगा रिफ्लेक्टेड रे उसके 2 गुना टर्न करेगा। तो यहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिधर मिरर जाएगा उधर ही रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, सेम डायरेक्शन। तो मिरर के टर्न करने के वजह से रिफ्लेक्टेड रे में जो इफेक्ट आएगा वो आ जाएगा कितना, 2 थीटा एम। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर नेट हम लोग इसके रोटेशन की बात करें कि कितना रोटेट कर गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 थीटा एम घुमा किसके वजह से, मिरर के वजह से, और थीटा आई घुमा किसके वजह से, इंसिडेंट रे के वजह से। लेकिन 2 थीटा एम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा और थीटा आई किसके डायरेक्शन में घुमा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेट अगर हम लोगों को पता करना हो कि नेट रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो हम लोग क्या यहां से कह सकते हैं कि 2 थीटा एम, अगर इंसिडेंट रे के भी वजह से हमारा थीटा आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्टेड रे अगर मुड़ती, तो यहां पे हम लोग क्या करते, दोनों को ऐड कर देते। लेकिन सिंस कि यहां पे 2 थीटा एम हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और थीटा आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, 2 थीटा एम माइनस थीटा आई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है अगर वो थीटा आई रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या, माइनस थीटा आई रोटेट करेगा, और अगर मिरर हमारा थीटा एम रोटेट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे हमारा 2 थीटा एम रोटेट करता है, जो कि हमने पिछले दोनों केसेस में पढ़ लिया है। तो यहां से हम लोग इसके बारे में अब डायरेक्टली इस चीजों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ये देखो बहुत आसान है यार, कि जैसे हम लोग मिरर को थीटा एम घुमाए, इसके वजह से हमारा रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एम घूम गया, और इसको अगर थीटा आई घुमाए तो इसके वजह से ये थीटा आई इधर घूम गया, तो 2 थीटा एम माइनस थीटा आई, 2 थीटा एम माइनस थीटा आई क्या हो जाएगा, नेट हमारा रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगा। तो ये 2 थीटा एम मिरर के वजह से और थीटा आई किसके वजह से, इंसिडेंट रे के वजह से। तो टोटल 2 थीटा एम में से थीटा आई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन पता चल जाएगा। यानी कि वी कैन राइट डायरेक्टली सर कि थीटा आर इज इक्वल टू 2 थीटा एम माइनस थीटा आई, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो नेट हमारी घूम जाएगी वो कितना, 2 थीटा एम माइनस थीटा आई। यू कैन यूज दिस एंड इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम डायरेक्टली एंड यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन लिया गया, सपोज यहां पे मैंने कहा कि ये एक मिरर है जिसके ऊपर की एक इंसिडेंट रे ऐसे आया और यहां पे ये इसका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे चली गई, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। मैंने कहा कि इंसिडेंट रे को मैंने टर्न कर दिया कितना, 15 डिग्री, ओके, और मिरर को भी मैंने टर्न करा दिया 20 डिग्री। इन एनी ऑफ द डायरेक्शन यू कैन टर्न आइदर रिफ्लेक्टेड रे, आइदर इंसिडेंट रे और मिरर। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप टर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, इसे डायरेक्टली यूज करना है। सर माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे मुड़ता है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे मुड़ता है। जितना एंगल से इंसिडेंट रे मुड़ता है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे मुड़ता है।
तो यहां से इसको डायरेक्टली हम इस्तेमाल करके लिख सकते हैं कि सर नेट कितना होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये मिरर ऐसे घूमेगा, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे इधर घूम जाएगी मिरर के वजह से 40 डिग्री, ऑलराइट, और इसके वजह से ये 15 डिग्री इधर जा रही है इधर की तरफ, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ आ जाएगा कितना 15 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए 40 में से 15 को माइनस कर देना है, तो 40 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, यहां से ये हो जाएगा हम लोगों का 25 डिग्री, ऑलराइट। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर डायरेक्टली तो यही काम किया है ना कि थीटा आर इज इक्वल टू कितना 2 थीटा एम, यानी कि 2 इंटू 20 माइनस थीटा आई यानी माइनस 15 डिग्री, इसी का रिजल्ट आया ये वाला, ऑलराइट। तो इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के केसेस ऐसे तो जनरली हम लोगों को यहां पे सपोज दैट बोल दिया जाएगा 20 डिग्री से इसे रोटेट कर दिया गया, इसे भी जो है इधर इस डायरेक्शन में 10 डिग्री से रोटेट कर दिया गया, तब क्या होगा, इसे 5 डिग्री से इधर रोटेट कर दिया गया, इसे 10 डिग्री से इधर रोटेट कर दिया गया। अनदर एग्जांपल्स आर देयर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और जब मैं आपको डीपीपीस दूंगा यानी असाइनमेंट दूंगा, उसके अंदर भी आपको इस केसेस के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अपने अगले जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन में भी लाएंगे, जहां पे कि लाइट स्पॉट जो है उसके वेलोसिटीज को निकालने के लिए जब इंसिडेंट रे को मैंने घुमाया था तो वहां पे दिखाए थे, अब मिरर के रोटेशन की वजह से लाइट स्पॉट का क्या स्पीड है उसको बतलाएंगे, फिर दोनों ही केसेस को यानी इंसिडेंट रे और मिरर दोनों को रोटेट कर रहे हैं तब कैसा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भरे पड़े मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी सम गुड प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक वी स्टडी टुडे, आउट ऑफ व्हिच दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यह कह रहा है कि a plane mirror is placed on the diameter of a circular screen, incident light falls on the mirror at the center of the circle. If the mirror is rotated by an angular speed omega in anti-clockwise direction, then the linear speed of the spot of light on the screen. ठीक है, यानी कि यहां पे देखिए ये कोई एक सर्कुलर स्क्रीन है, सर्कुलर या स्फेरिकल जो भी ले सकते हैं आप, तो ये एक सर्कुलर स्क्रीन है। अगर ये कोई सर्कल है तो ये उसका डायमीटर होगा, तो डायमीटर के ऊपर मिरर को प्लेस किया गया है और एक सोर्स है यहां पर जिससे कि लाइट रे आकर के ठीक सेंटर पर यानी कि इस सर्कल के सेंटर पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद ये मिरर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे जा रही है। तो ये लाइट का स्पॉट जहां पे रिफ्लेक्टेड रे जाकर के हिट करेगा जिस सरफेस को, वहां पर क्या हमको मिलेगा, लाइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। तो वो जो लाइट स्पॉट है, पूछा ये गया कि अगर इस मिरर को हम लोग ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं तो ये लाइट स्पॉट का जो स्पीड है यानी लीनियर स्पीड वो कितने के बराबर होगा अगर इसे हम ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये पूछा जा रहा है कि लाइट स्पॉट का लीनियर स्पीड क्या होगा। लाइट स्पॉट क्या कर रहा है, लाइट स्पॉट अगर देखा जाए मिरर के रोटेशन के वजह से लाइट स्पॉट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, और आपने सर्कुलर मोशन क्लास 11th में ये भी पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन angular and linear speed of a particle performing सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, कुछ भी बोलिए, बात यहां पे सेम है, ठीक है। तो यहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा मुझे फाइंड करना है, यही v, ठीक है। और आप लोग यहां पे एक चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, सर्कुलर मोशन में आपको ये पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कि v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। मतलब ये कि जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, जिस सर्कल पर वो कर रहा है, ठीक है, जिस भी पाथ पर कर रहा है, यानी कि इस सेंटर से जाने वाला लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो v होगा उसी का वैल्यू ये है।
तो आपको पता ही है कि ये अगर रेडियस है इसका, इस सर्कल का अगर ये रेडियस है, तो ये वाला क्या टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां पर ये चीज अप्लाई है कि v इक्वल टू आर ओमेगा हम लगा सकते हैं। अब चलिए मुझे फाइंड करना है v, यानी r तो मुझे मालूम है, और ओमेगा कितना होगा, यानी कि इसका एंगुलर स्पीड। ओमेगा तो यहां पर मिरर का एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, तो मिरर का एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा, तो आप मुझे बतलाइए कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा। अगर मानते हैं इसे ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश कितना 2 ओमेगा, क्योंकि आपको पता है कि मिरर में जितनी हरकत होगी उससे दोगुना हरकत किसमें होने वाला है, रिफ्लेक्टेड रे में। ठीक है, तो आप यहां से देखिए ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा पता चल गया। तो अब v इक्वल टू यहां पे सीधा सीधा हम लोग अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा डैश। तो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा डैश का वैल्यू 2 ओमेगा, तो यानी कि हम यहां से ये लिख सकते हैं कि v इक्वल टू 2r ओमेगा। ये हो जाएगा लीनियर स्पीड किसका, उस लाइट स्पॉट का जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन वाज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट विच यू हैव लर्न्ड इन क्लास 11th, दैट इज सर्कुलर मोशन। वही के कॉन्सेप्ट थे कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। लेकिन इस तरह की चीजों का ऐसा सिचुएशन आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, है या नहीं। बचपन से आपने देखा है कि अगर आप किसी विंडो के सामने बैठे हुए हैं, लाइट रे अगर उधर से सनलाइट आ रही है, और आपने अगर रिस्ट वॉच पहन रखा है, तो आपके रिस्ट वॉच से वो सनलाइट टकरा करके किसी के आंख पर या किसी के चेहरे पर या किसी दीवार पर एक स्पॉट बनाता है। आप देखते होंगे कि अगर इस रिस्ट को हम थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो वो स्पॉट भी मूव होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इन चीजों को बचपन से देखते आ रहे हैं। या रिस्ट वॉच क्या बन गया, मिरर बन गया। तो मिरर के केस में यहां पे देखिए मिरर को घुमा रहे हैं, ये लाइट स्पॉट भी घूम रहा है। तो अगर हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेटिव हो जाएं, चीजों को देख करके ये समझने लग जाएं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिजिक्स पूरा का पूरा वही है। ऑलराइट, तो आप अपने आप को ऑब्जर्वेटिव बनाइए और प्रीवियस जितने भी चीजों को पढ़े हैं उसको रिवीजन प्रोसेस में रखिए, तो आपको न्यूमेरिकल से डर जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह के और भी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये चीज कि लाइट रे आई इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर capital N. The mirror is rotated in the direction as shown in the figure by an arrow at frequency 9 by pi revolution per second. The light reflected by the mirror is received on the wall at a distance 10 meter from the axis of rotation. When the angle of incidence becomes 37 degree, find the speed of the spot at which is a point on the wall. This is one of the famous question. It is asked in many of the examination. Okay, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा सर। तो क्लास 11th में जो हम लोग वेक्टर पढ़े हैं उसका थोड़ा सा इस्तेमाल आएगा, फिर सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल आएगा, फिर आपके रोटेशन ऑफ मिरर जो आज पढ़े हैं उसी चीज के बारे में, और फिर हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे एक और चीजों का जिसका नाम है कंस्ट्रेंट रिलेशन, जिसे कि लॉज ऑफ मोशन में आपको मैंने पढ़ाया था। तो उन चीजों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके, और सिंपल ज्योमेट्री, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें ये बोला गया कि ये जो मिरर है, मिरर ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से, यहां पे ओमेगा नहीं दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दे दिया गया है 9 बाय पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, एक बात बताइए, आप फ्रीक्वेंसी से क्या ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो याद कीजिए क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, उससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू हुआ करता था 2 इंटू पाई इंटू एफ। याद है, जैसे कि बोलते थे ना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी टी टाइम पीरियड, 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी, तो ये रिलेशन हुआ करता था ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहां से ओमेगा का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं हम लोग, 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू कितना है 9 बाय पाई। चलिए इसे पुट कर दिया, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि ये 18 रेडियन पर सेकेंड किसका वैल्यू आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये हम लोगों ने ओमेगा निकाल लिया कि इतने के ओमेगा से मिरर रोटेट कर रहा है। अब मिरर में जो हरकत होगा उसके रिफ्लेक्टेड रे में दोगुना हरकत होगी, ठीक है।
अगर हम देखें कि इसका जो स्पॉट है, अब इसका स्पॉट क्या होगा, इस वॉल के ऊपर अगर हमारा ध्यान होगा तो ये अगर ऐसे घूमता जाएगा तो ये स्पॉट भी नीचे की तरफ आता जाएगा। अब वही पूछा गया है कि इस स्पॉट का जो वेलोसिटी है वो कितने के बराबर होगा, यानी कि हम लोगों से ये पूछा गया कि ये वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे निकालने का तरीका क्या है, सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हैं कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। बट यहां पे आप देखिए क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, नो सर ये तो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या पता लग सकता है, तो यहां पे जो हमने बताया था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आप जानते हैं कि यहां पे क्या होना चाहिए, ये v परपेंडिकुलर, यानी ये रिलेशन जो है एंगुलर मोशन के लिए है और एंगुलर मोशन में ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी को बतलाता है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए सर्कुलर मोशन में इसे हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। बट यहां पर क्या बोला गया कि हम लोगों को इस वॉल पर क्या है स्पीड स्पॉट ऑफ लाइट का, उसे फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए हमें जो वेलोसिटी इस रिलेशन से पता लगेगा वो वेलोसिटी किधर का वेलोसिटी होगा, तो मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी पता लगेगा, यानी कि ये मुझे मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं v डैश, दिस वन इज v डैश एंड वी आर हियर टू कैलकुलेट दिस v। अब देखिए इसमें बोला ये जा रहा है कि एट एन एंगल 37 डिग्री, मतलब कि अलग अलग एंगल पे इसका वेलोसिटी अलग अलग होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अलग अगर एंगल हम लोग यहां पर करेंगे तो ये जो हमारा वेलोसिटी जो इसके साथ एंगल बना रहा है वो भी चेंज होगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये लाइन फिर जब यहां पर आ जाएगा तो वेलोसिटी कुछ इधर आएगा, यानी ये एंगल जो इसके बीच का होगा ये वाला एंगल ये डिफर करेगा। इसीलिए बोल दिया गया है कि 37 डिग्री पर जिस वक्त है उसी वक्त हमको चाहिए उसका लीनियर स्पीड। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे ये v डैश अगर मालूम पड़ जाए तब तो v को निकाल पाएंगे सही से। ठीक है, तो v डैश निकालना काफी आसान है सर। v डैश को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो v डैश कैन बी रिटन एज v डैश इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, किसका, इस स्पॉट का, यानी स्पॉट यानी ये रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा यहां पर लेना है। अगर इसको हम नाम दे रहे हैं ओमेगा, जो कि हमारा कितना आया है 18 रेडियन पर सेकेंड, तो हम लोगों को यहां पर इसका यानी ये किधर घूमेगा, ये भी तो इधर ही घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है तो ये भी इधर ही आएगा, यानी कि ये कितने से घूमेगा बताओ, ये घूमेगा ओमेगा डैश से, और ओमेगा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा, यानी सीधा सीधा लिख सकते हैं ओमेगा डैश इज इक्वल टू 36 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग v डैश इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा डैश, तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू ओमेगा डैश का वैल्यू कितना आया, तो 2 ओमेगा, यानी कि हम लोग यहां से लिख सकते हैं 36, ये हो गया हम लोगों का v डैश का वैल्यू 36 r का वैल्यू अब क्या होगा, r का वैल्यू सर मुझे ये वाला लेना है, यानी कि ये वैल्यू है r का, दिस वन इज r, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं सबसे पहले। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो चलिए सबसे पहले एंगल को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये 37 है तो सर ये भी 37 और उसी के करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा 53, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90, ये 37 तो ये 53, तो ये 53 डिग्री है। अब हमें ये मालूम है कितना है 10 मीटर, और इसे पता करना है तो बेस एंगल और हाइपोटेनस के बीच में कौन रिलेशन बतलाता है, तो cos थीटा। तो चलिए इसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं cos थीटा, तो यहां पर लगा सकते हैं cos 53 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हम लोगों का 10 मीटर अपॉन हाइपोटेनस क्या है r, यही कैलकुलेट करना है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन cos 53, और cos 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5। आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में ये सब सारी चीजों को, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल आपको काफी बार दिखा होगा, ये 53, ये 90, तो ये वाला क्या 37, और इसमें पता होगा कि cos 37 4/5, cos 53 3/5, sin 53 4/5, sin 37 3/5, ऐसा होता है। तो r इज इक्वल टू यहां से 5 ऊपर चला जाएगा, 3 ये नीचे, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर। ये आपका आ गया किसका वैल्यू, r का वैल्यू। तो यहां पर हम लोग इस r के वैल्यू को अगर पुट करें तो v डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच 36 इंटू 50
बाय 3 क्या चीज, मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों का v डैश का वैल्यू आया। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ये v, ठीक है। तो अब v को कैसे कैलकुलेट करना है उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो v को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि ये अगर 37 है तो टोटल ये 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 53। बहुत आसान है। अब यहां पे आप मुझे ये बताइए कि मुझे ये v डैश का वैल्यू मालूम है सर, v पता करना है तो क्या होगा सर, बहुत आसान है। ये v डैश का कंपोनेंट v के तरफ ले लीजिए वेक्टर का इस्तेमाल करके। तो यहीं पे आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि आपको जब मैंने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था फिक्स्ड पुली फॉर्मेट, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसे स्ट्रिंग के तरफ लेते हैं, ना कि स्ट्रिंग के वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑब्जेक्ट के तरफ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा फिक्स्ड है। मुझे ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये तो चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये वैल्यू मालूम है। अब अगर ये वैल्यू हम लोगों को पता है, ये अगर किसी सर्कल पे जा रहा है इस तरीके से, ये वैल्यू अगर मालूम है तो मुझे इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। किसके कारण, कंस्ट्रेंट रिलेशन के कारण। ऐसा कंस्ट्रेंट ने ऐसा बताया है, फिजिक्स का ये रूल है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर लेंगे कि v cos 53 डिग्री इज इक्वल टू v डैश। तो v cos 53 कितना होगा, तो v इंटू cos 53 का वैल्यू आप मुझे बतलाइए। cos 53 अभी तुरंत लिखे हैं, कितना होता है सर 3/5। v डैश का वैल्यू कितना आया है, ये देखिए v डैश इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 में, तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का मीटर पर सेकेंड। तो चलिए v डैश का वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। तो v डैश इज इक्वल टू 600। सो v इज इक्वल टू हाउ मच, ये 3 से 200 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच यू डिड, और इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए। और अगर इससे ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार पीछे एकदम कर करके आप देखिए और समझिए इसको, और इसके ऊपर असाइनमेंट में भी काफी सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो आइए अब इस टॉपिक के ऊपर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि मिरर और इंसिडेंट रे दोनों को रोटेट कराएंगे और फिर देखेंगे कि वॉल पे जो हमारा स्पॉट ऑफ लाइट है उसके वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए आप लोग। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑन दिस वेरी केस, कि जिसमें कि हमारा मिरर और इंसिडेंट रे दोनों ही रोटेट कर रहे हैं। और यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्पॉट ऑफ लाइट का स्पीड बतलाइए कब, जब थीटा हो हमारा 60 डिग्री। आपको पता है कि थीटा का वैल्यू जब अलग अलग लेंगे तो यहां पर हमारा जो है रिफ्लेक्टेड रे भी अलग अलग होगा, जिस वजह से कि ये पॉइंट अलग अलग जगह पर होंगे। इसीलिए थीटा का वैल्यू पर्टिकुलर थीटा पर ही हम लोगों को पूछा गया कि इस लाइट का स्पीड क्या होगा, लाइट स्पॉट का स्पीड क्या होगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि इंसिडेंट रे को 20 रेडियन पर सेकंड से घुमाया जा रहा है और मिरर को 30 रेडियन पर सेकंड से घुमाया जा रहा है इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोगों को यहां पे ये देखना है कि जो लाइट स्पॉट है उसका स्पीड क्या होगा। तो आप हमको बतलाइए कि अगर ये लाइट स्पॉट किसी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा होता तो क्या ये वाले सर्कल पे जा रहा होता, ये वाले सर्कल पे, अगर इस वाले सर्कल पे जा रहा होता तो ये इसका कौन सा वेलोसिटी होता, टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं। सपोज दैट मान लिया इसे v डैश, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी। मुझे फाइंड करना है ये, यानी कि ये एंगल कितने के बराबर होगा ये एंगल। तो सबसे पहले आप मुझे बतलाइए, ये अगर थीटा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू थीटा है तो आप मुझे बतलाइए यहां पर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये वाला कितना 60 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री तो ये 90 डिग्री, और पूरा का पूरा 180 डिग्री, तो 90 प्लस 60 150, तो ये वाला कितना 30 डिग्री। ऑलराइट, तो ये 30 डिग्री यानी कि हमको v फाइंड करना है। तो आप मुझे बताइए सीधा सीधा क्या अप्लाई कर देंगे, v cos 30 इज इक्वल टू हाउ मच v डैश। अब मुझे फाइंड करना है v डैश, अगर v डैश निकल गया तो फिर मुझे v भी मालूम पड़ जाएगा। तो v डैश कैसे फाइंड करेंगे, v डैश फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि v डैश विल बी इक्वल टू सर r इंटू ओमेगा डैश। किसका ओमेगा, ओमेगा है हम लोगों का सर इस रिफ्लेक्टेड रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा डैश इज इक्वल टू हमारा ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये हम बोल रहे हैं।
अब ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा आर कैन बी रिटन एज 2 इंटू ओमेगा एम माइनस ओमेगा आई? बोलो यार, थीटा के केस में तो ऐसा बताए थे, तो ओमेगा में भी तो ऐसा होगा ही। जो मिरर में हरकत होता है उससे दोगुना रिफ्लेक्टेड रे में हरकत होता है, और जो इंसिडेंट रे में हरकत होता है वो उतना ही उसके ऑपोजिट सेंस में रिफ्लेक्टेड रे में हरकत होता है। तो उसी चीज को देखते हुए क्या हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा एम। ओमेगा एम कितना है 30, यानी कि 60 माइनस ओमेगा आई क्या हो जाएगा 20। ये हो जाएगा हम लोगों का ओमेगा आर इज इक्वल टू कितना 40 रेडियन पर सेकेंड। ये पता लग गया। अब मुझे चाहिए ये v चाहिए मुझे, तो v निकालने के लिए तो v डैश, यानी v डैश के लिए r का वैल्यू क्या होगा सर? r तो हमारा ये है, और r निकालने के लिए इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में आप लोगों को ध्यान देना है? इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखिए। इस ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूं क्या कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 30। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या कि cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 10 अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, यही हम लोगों का r हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितने के बराबर? तो 10 अपॉन cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, तो ऊपर चला गया 2, ये हो जाएगा कितना 20/√3 मीटर। ये हो गया हम लोगों का r का वैल्यू, ये r का वैल्यू हो गया। ओके, तो यहां पर हम लोग जो है r का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों को v डैश निकाला जा सकता है, यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। v डैश कैन बी रिटन एज r कितना आया 20/√3 इनटू ओमेगा डैश और ओमेगा r, यही है हम लोगों का, यानी कि ये 40। ये कितना हो गया v डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा 800 अपॉन क्या √3 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों का v डैश का वैल्यू आया। अब अगर v डैश पता चल गया तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं v का वैल्यू। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v डैश अपॉन cos 30 डिग्री, यानी v इज इक्वल टू v डैश का वैल्यू बताओ कितना आया 800/√3, 800 अपॉन √3 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, ये चला गया ऊपर। तो v इज इक्वल टू 8 2 जा 16 100 अपॉन √3 3, यानी 1600/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा किसका स्पीड? इस स्पॉट ऑफ लाइट का स्पीड ऊपर की तरफ। तो आई होप कि आपके लिए अब ये जो टॉपिक है काफी क्लियर हो गया कि अगर मिरर रोटेट करेगा तो क्या होगा, इंसिडेंट रे रोटेट करेगा तो क्या होगा, दोनों ही रोटेट करेंगे साइमल्टेनियसली तो क्या होगा।